बिदर में स्टूडेंट मैनिफेस्टो को रिलीज़ करने के लिए जमा हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि स्टूडेंट मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया जाए और इसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर हम लोग कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। इस पे एक चीज़ ये है कि जब कभी भी चुनाव आते हैं, जब कभी भी इलेक्शंस आते हैं, तो हमारे बीच जो है वो स्टूडेंट्स के तलबा के जो मसले हैं वो गुफ्तगू पे नहीं आते हैं, वो उस पर गुफ्तगू नहीं होती है। हमारे पास गुफ्तगू जो है वो अलग अलग इश्यूज़ पे होती है, जिस इश्यूज़ पे हमको बात करने के लिए कहा जाता है, उकसाया जाता है। मीडिया के ज़रिए हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए हो सकता है और अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए हो सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस बार जो है हमने ये स्टूडेंट मैनिफेस्टो विद्यार्थी प्रणाली के बनाए हैं। इस विद्यार्थी प्रणाली के ज़रिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव है इसमें स्टूडेंट्स की डिमांड क्या होनी चाहिए, इस कर्नाटक के तलबा क्या चाहते हैं और यहाँ के डिमांड्स मुद्दे क्या हैं, क्यों जो है शिक्षा और तालीम जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं बनता है। वो ये हम इसमें कुछ सवालात भी खड़े किए हैं और इसमें हमने डिमांड्स भी दिए हैं कि हमने ये कहा है कि ये हमारे कुछ डिमांड्स हैं, आप इसको जो है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को मिलकर हम ये दे रहे हैं। यानी यहाँ तक कि एमएलए एस्पिरेंट्स भी जो हैं उनको भी हम मिल के दे रहे हैं कि आपका जो लोकल मैनिफेस्टो बनता है उसमें ये चीज़ों शामिल कीजिए। इसमें एक चीज़ बुनियादी तौर पर यह है कि यहाँ के जो निचले तबक़ात का जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूलों में होता है। सरकारी स्कूल को इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ के लोगों को सबको समान शिक्षा दी जाए। अगर हम कर्नाटक के सूरत हाल देखते हैं सरकारी स्कूलों की, बहुत खस्ता हालत में वो पाए जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो है 1,41,000 यानी 1,41,000 टीचर्स की वैकेंसीज़ आज सरकारी स्कूल्स में पाई जाती है। अगर हम उस तरीके से देखते हैं तो सरकार की तरफ से जो बजट आना चाहिए वो बजट जो है वो सरकारी स्कूलों को, वहाँ की तालीम की बढ़ोतरी को नहीं मिलता है। और इसी के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट जो जिसको इम्प्लीमेंट होके 12-13 साल हो गए, आज भी गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 23% स्कूल्स में हम उस एक्ट के मुताबिक काम कर पाए हैं। तो यहाँ क्यों ऐसे नहीं होता है? क्यों ऐसी पॉलिसियाँ तो बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल में जब आता है तो ये क्यों नहीं होता है? हम सरकारी स्कूल्स की बढ़ोतरी की बात इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इस देश का निचला तबका जो है वो इन स्कूलों में पढ़ता है, इस देश का गरीब तबका जो है वो इन स्कूलों में पढ़ता है। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो इनके एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। ये तालीम, ये मैनिफेस्टो में हमने ये कहा है कि जो भी आप जब विद्यार्थियों के पास, आप जब इन गरीब लोगों के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ ऐड कीजिए कि हम आपके बच्चे को जो है मुफ्त में तालीम देंगे, हम आपके बच्चे को जो है सही तालीम देंगे। आज कितनी फ़ीस जो है आज सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होने की वजह से कितने लोगों को जो है फ़ीस को जो है कहाँ से जुटा कर देना पड़ता है। वो हम ये मसले की बुनियाद ये है कि जिस देश में, जिस समाजवाद देश में जिस तालीम को आम करके सबको समान अच्छी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए था, आज वो लोग नहीं देने की वजह से जो है हज़ारों लाखों रुपए फ़ीस भर के जो है बच्चों को हमारे बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाना पड़ता है। ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ जो दूसरा है जो हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन में हम अगर हम देख ले तो हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी हालत क्या है? तकरीबन हमने तो अलग अलग 2-2 ज़िले, 3-3 ज़िले को एक यूनिवर्सिटी बना दी है, लेकिन आज उनकी सूरत हाल क्या है? अगर हम उसकी सूरत हाल को देखते हैं तो तकरीबन 50% वैकेंसीज़ वहाँ भी पाए जाते हैं। तो सरकार को ये पसंद नहीं है कि वो परमानेंट फैकल्टी को वहाँ अपॉइंट करे ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे सके उन स्टूडेंट्स को वहाँ जो पढ़ते हैं। आज स्कॉलरशिप की कटौती की बात की जाती है। आज हम देख सकते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों की तकरीबन 7,000 बच्चों की जो है स्कॉलरशिप जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम आरटी के तहत जो है एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है। अरे शर्म आनी चाहिए उन सरकार को, जो लोग हज़ारों लाखों करोड़ रुपए इन मूर्तियां बनाने पे जो लोग खर्च करते हैं, वो लोग तालीम पे क्यों नहीं खर्च कर पाते हैं? वो 110 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आने चाहिए थे वो नहीं आए और ये लोग
लोग कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप थी वो नहीं देंगे। स्कॉलरशिप वो बच्चों का हक है, 1000 रुपये 1500 रुपये बच्चों का हक छीन के कौन सी सरकार जो है वो सत्ता में रह पाएगी। तो ये हमको सवाल करना पड़ेगा कि जो बच्चे उन 1000 रुपये 1500 रुपये में अपने बैग लेते थे, बुक्स लेते थे, जो बची कुची जो फीस थी वो फीस भरते थे, आज उनको जो है वो उन बच्चों से उनकी स्कॉलरशिप, उनका हक छीना गया है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टी पावर में आए, अगर आप तलबा के वोट चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स के वोट चाहते हैं, तो आप इन स्कॉलरशिप को एक्नॉलेज कीजिए। आज सर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो फेलोशिप मिलती थी जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को 25,000 से काट कर उसको 8,000 पे लाके खड़ा कर दिया गया है। जो फंड्स आते थे रिसर्च के लिए, उन सारे फंड्स को रोका गया है। और बड़े ठाट के साथ ये सरकार ही कहती है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, इसके अंडर जो है हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाएंगे। अरे लानत है उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पर जहां आप ये कहेंगे कि लाखों करोड़ों रुपए फीस देकर कौन से बच्चे वहां पढ़ पाएंगे। अगेन शिक्षा जो है जिनके पास पैसा है उनका हक बन जाएगा, लेकिन सबको जो है वो जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले, जो यहाँ के हर तलबा को शिक्षा, तालिब इल्म जो है वो तालीम याफ्ता हो, सबका साथ सबका विकास हो, तो यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन करना होगा। यहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी जो कैफियत है उसको जो है उसको सुधारना होगा, उसको फंड्स देने पड़ेंगे। अरे आप ये कहते हैं कि जो एग्ज़ाम फीस आ रही है, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस आ रही है, उसमें आप यूनिवर्सिटी रन कीजिए। यूनिवर्सिटी कैसे उसमें रन हो पाएगी? इसके लिए स्पेशल डोनेशंस की, स्पेशल बजट की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसके अलावा भी इसमें हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं। उसमें हम ये कह रहे हैं कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसकी निंदा ना हो, उसके हुकूक की पामाली ना हो। सबको जो है समान शिक्षा इस यूनिवर्सिटीज़ में मिलनी चाहिए और कॉलेजेस में मिलनी चाहिए, तभी जाके जो है वो सब सामाजिक इंसाफ को हम अश्योर कर पाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग इसके अंदर उद्योग की बात किए हैं, इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट की बात किए हैं। उस एम्प्लॉयमेंट को हम ये कह रहे हैं कि आज भी 37% गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो खाली हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ वहाँ जाके काम करना पड़ रहा है। जहाँ हम कहते हैं कि हिंदुस्तान एक जो है वो नौजवान मुल्क है, दुनिया का हर 5वां आदमी जो है वो नौजवान, वो हिंदुस्तानी, हर 5वां नौजवान जो है वो हिंदुस्तानी, हम ये कह रहे हैं। तो जब यहाँ के नौजवानों की बात आती है तो ये ऐसे क्यों होता है कि यहाँ जो है इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा ये है। अब बीदर जैसे शहर में कितने लोगों को जो है यहाँ से हैदराबाद जाकर, पुणे जाकर, बेंगलोर जाकर काम करना पड़ता है। यहाँ का अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने उन स्टूडेंट्स की भी बात की है जो लेबर क्लास है, जो बेंगलोर जाके, पुणे जाके जो काम करता है, जो अपने बच्चों को लेके जाता है वहाँ, तो उनके बच्चों की तालीम का क्या होगा? वो वापस लेबर ही बनेंगे या फिर वो भी जो है इस समाज की मेन स्ट्रीम में, मुख्य वाहिनी में आके काम करेंगे? तो ये एक पूरा जो सेटअप है, पूरा जो ये जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को जो स्ट्रेंथनिंग करेगा उसको लोग वोट दें, उसकी बात करें, ये चुनावी मुद्दा बने, ना कि कोई धर्म की राजनीति, कोई देश, कोई ऐसा एक नफरत भरा भाषण। मसला ये है कि कोई एक नफरत भरा भाषण दे देता है तो रिएक्शन उसी पे शुरू हो जाता है, उसी पे बात होनी शुरू होती है, पूरी राजनीति उसी पे खेली जाती है। अरे ये हमारे बुनियादी मसले हैं, इसके ऊपर हम लोगों को बात करना है। आपके मोहल्ले में कोई भी आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछिए कि आपके हमारे एरिया के सरकारी स्कूल की हालत ऐसी क्यों है, वहाँ क्यों एक ही शिक्षक है। आज भी कर्नाटक में 2024 ऐसे स्कूल हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल। उनके बच्चों का वहाँ की क्या होगा? कल्याण कर्नाटक तो इस प्रदेश को सरकार ने नाम रख दिया है, लेकिन यहाँ का कल्याण कब होगा? कल्याण उस वक्त होगा जब आप खुसूसी तवज्जो देंगे इस पूरे एरिया पर। कल्याण तब होगा तब आप यहाँ टीचर्स का रिक्रूटमेंट करेंगे, तब आप यहाँ शिक्षा को अश्योर कराएंगे, जब जाके जो है इस पूरे प्रदेश का जो है वो कल्याण हो सकता है। तो एसआईओ यही चाह रही है कि इस मैनिफेस्टो को हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को दे रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाकर हम लोग मिल रहे हैं, उनके जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं उनको भी दे रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के डिमांड हैं, इन स्टूडेंट्स के डिमांड को आप फुलफिल कीजिए, तो तब जाके स्टूडेंट्स आपको वोट देंगे। इसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को भी ये एक
स्टूडेंट्स को भी मुखातिब होते हम ये कह रहे हैं कि आप जो है इस बुनियाद पर अपनी स्कॉलरशिप को किस तरीके से काटा जा रहा है, अपने जो है शिक्षा को किस तरीके से नहीं मिल रही है, तो इस बुनियाद पर जो है आप अपने वोट को मांगे, ना कि किसी भी तरीके से पैसों पे या फिर किसी भी जाति पे धर्म पे वोट ना दें, बल्कि डेवलपमेंट पे और उसके बाद ये स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं उस पर वोट दें, हम ये कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया। अगर मैनिफेस्टो में तीनों पार्टियां से आपको अगर डालेंगे तो किसको देंगे? बहुत अच्छी बात है अगर तीनों पार्टियां इसको ऐड करती हैं, तो जब कभी भी कोई भी पार्टी पावर में आएगी तब यहाँ का हर स्टूडेंट जाके बोलेगा कि आपने इतने प्रॉमिसेस किए थे तो इसमें से कौन से फुलफिल हुए हैं। तो ये एंगेजमेंट वाला मामला भी है, बस इसको इलेक्शन तक ही महदूद करके नहीं रखना है, बल्कि जब कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डालती है कि 600 प्रॉमिसेस, 500 प्रॉमिसेस, 200 प्रॉमिसेस जो भी करते हैं, तब जाके हम उनको पूछ सकते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, आपने इलेक्शन के वक्त ये प्रॉमिस किया था, ये लिख कर दिया था, लोगों में आपने पर्चे बांटे थे, तो आपने इसका क्या किया, तो हम ये पूछ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो उनके साथ एंगेजमेंट वाला प्रोसेस है।